हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश में हुई थी, वह उसके लगभग 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और उसमें जब से बिहार हाई कोर्ट का जजमेंट यानी पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, तब से उत्तर प्रदेश के जो टीचर्स हैं वो भी परेशान हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड अभ्यर्थी थे, क्या वो बाहर हो जाएंगे, क्या उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो उसके रिगार्डिंग आज हम पूरा जजमेंट लेकर आए हैं और ये केस है क्या आखिरकार 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती में जो बीएड अभ्यर्थी हैं, क्या वे बाहर हो जाएंगे या नहीं होंगे, वो कितना सेफ है नहीं है। आज हम इस वीडियो में यह चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देंगे और जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी से देख रहे होंगे या डीएलएड स्टूडेंट देख रहे होंगे या डीएलएड जो टीचर बन चुके हैं वो देख रहे होंगे या बीएड जो टीचर बन चुके हैं वो देख रहे होंगे, उनके इसमें से यह प्रश्न हट जाएगा और जो इधर उधर अपनी उनकी क्वेरीज को पूछते रहते थे वो भी सभी क्लियर हो जाएगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी यानी जो अब प्रेजेंट में शिक्षक हैं वो सेफ हैं या नहीं है। ये आप केस देख रहे होंगे इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये पूरा बहुत बड़ा कई पेज का है जिसमें राम शरण मौर्य और एंड अदर्स का इसमें केस है। तो इस 68,000 में और 68,500 और 69,000 में 68,000 का तो मैटर बिल्कुल क्लियर है। मेन है 69,000 में जो बीएड अभ्यर्थी थे वो कितना सेफ है या नहीं है, उसके रिगार्डिंग हम इसमें पूरा थोड़ा डिटेल में बताएंगे। वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन धैर्य रखें और प्रत्येक पॉइंट को समझते रहें। अगर आपने वीडियो को थोड़ा भी स्किप किया तो आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ को मिस कर देंगे, क्योंकि ये बहुत पेचीदा केस है जिसको समझना बहुत टिपिकल हो गया है और इसके रिगार्डिंग र्यूमर्स भी इतनी ज़्यादा हैं कि आप सोशल मीडिया पर देखिए कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। तो उसी के संबंध में मुझे लगा जितनी मुझे जानकारी है क्यों ना मैं अपनी एक पूरी प्रूफ के साथ आप सबके साथ उस नॉलेज को शेयर करूँ। तो इसमें आप सब जितनी भी पूरा मैंने इसमें इसलिए आपको दिखाती चल रही हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते चलें। पूरा जो जजमेंट लेटर है वो पूरा मैंने इसमें आपको दिखाने का प्रयास किया है। एक एक नंबर आपको इसमें मिलेगा, पूरा जजमेंट इसमें आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोई भी जो केस है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच नहीं जाता, उसके भी एक चरण होते हैं, पहले उसको हाई कोर्ट से जाना पड़ता है। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा, तो हम ये देखेंगे। आप लेटर देखते रहें, जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां रुककर मैं उसको पूरा क्लियर भी करूंगी। तो इसमें क्या होता है कि लगभग ये शिक्षा मित्र जो उत्तर प्रदेश में थे, ये तब का केस है और उस समय जो तत्काल सरकार है वो नहीं थी, सपा की सरकार थी। उन्होंने शिक्षा मित्रों को जो लगभग 1,30,000 के करीब शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में हैं उनको समायोजित कर दिया था। समायोजित यानी कि वो क्वालिफिकेशंस पूरी फुलफिल नहीं थी जो एक सहायक अध्यापक के पद के लिए होती हैं, और उन्हें समायोजित कर दिया गया था और उनके समायोजन के बाद उन्हें एक एज ए असिस्टेंट टीचर के तौर पर पूरी सैलरी भी मिल रही थी। लेकिन इसी में फिर एक जो बीएड अभ्यर्थी होते हैं और डीएलएड अभ्यर्थी होते हैं वो इसके रिगार्डिंग एक केस फाइल कर देते हैं कि जिसमें ये होता है कि जिनके पूरे क्राइटेरियाज पूरे नहीं हैं, इस वजह से उनको इस प्रकार से जो नियमावली होती है उत्तर प्रदेश में 1981 शिक्षक भर्ती की नियमावली है उसी को पूर्ण नहीं करते हैं। तो एक केस फाइल हो जाता है। जब केस फाइल हो गया तो वहाँ पर जब सरकार ने पाया कि यह पॉइंट जो वीक है तो उनको हटाना पड़ा और जो उनका समायोजन था शिक्षा मित्रों का वो रद्द करना पड़ा। तो वही शिक्षा मित्र जो 40 से 45,000 सैलरी उस समय ले रहे थे वो फिर से, जहाँ तक मुझे ध्यान है, साढ़े तीन हजार के करीब उनकी वहाँ पर जब उनको मानदेय दिया जाता था, जो कि अब सीधे जिसको 40-45 मिल रहे थे उनको अब समायोजन को रद्द करते हुए वो फिर से 3,500 की सैलरी पे आ गए। लेकिन वर्तमान में उनको 10,000 का मानदेय दिया जा रहा है। यहाँ पर इस प्रकार होता तो सरकार ने फिर जो ये वैकेंसी खाली हो गई 1,30,000 के करीब, तो सरकार ने कहा कि इनको भरना है क्योंकि वैकेंसी पड़ी हुई हैं। उनको भरने के लिए सरकार ने 2 चरणों में भर्ती निकाली, 68,500 और 69,000।
ये वैकेंसी निकाली, जो 68,500 वैकेंसी निकाली थी उसमें डीएलएड अभ्यर्थी ने भरा। साथ में इसके बाद जो बीएड का, क्योंकि तब तक जो एनसीटी वाला जो जून में जजमेंट आया था वो नहीं था, उसके बाद जो 69,000 वैकेंसी आई तो 69,000 वैकेंसी में बीएड वालों को भी अप्लाई करने का आ गया। लेकिन उसमें कुछ एनसीटी की जो शर्तें थी, उसमें जो उनका रिक्रूटमेंट का जो विज्ञापन जिसे बोलते हैं उसमें सरकार थोड़ा चूक कर गई, उन्होंने उस गाइडलाइन को शो नहीं किया, जिसके चलते जो डीएलएड अभ्यर्थी थे उन्होंने भी केस फाइल कर दिया। अब बीएड के खिलाफ 2 केसेस हो गए, एक तो शिक्षा मित्र भी हो गए और अब जो डीएलएड वाले थे या बीटीसी वाले थे वो भी हो गए, क्योंकि उनको लगा कि उनकी वजह से उनकी सीट जो कम पड़ जाएंगी, क्योंकि बीएड वालों को मौका दिया जा रहा था 2018 के प्रावधान से जो एनसीटी का था। अब उसमें जब उनको बीएड वालों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि उनकी सीटें ज़्यादा गई, उनका सिलेक्शन भी ज़्यादा हुआ, उधर बीटीसी और शिक्षा मित्रों को भी अपना खतरा लगने लगा, तो उन्होंने बीएड के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया कि जब विज्ञापन जारी हुआ था तो इस चीज़ को क्लियर नहीं किया गया था, जो गाइडलाइंस थी और 1981 की नियमावली के तहत जो प्रावधान होते हैं उनको क्लियर नहीं किया गया है। इसके रिगार्डिंग जो केस है वो कोर्ट में चला जाता है, सिंगल बेंच में जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर इसके बाद क्या होता है कि वही जो ये स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पर जो शिक्षा मित्रों का भी केस चला हुआ था, तो शिक्षा मित्रों के केस में सरकार ने उनका फेवर करने के हिसाब से उनको भारांक देना चाहा कि उनको भी सर्विस में काफ़ी समय हो गया है, तो इस तरीके से उनको खाली ऐसे ही नहीं रखा जा सकता, तो उनको भी 2.5 अंक का भारांक दिया गया प्रति वर्ष के हिसाब से। तो उनका भी जो भारांक होने की वजह से अब जो बीटीसी और डीएलएड स्टूडेंट थे, अब उनको लगने लगा कि उनको खतरा है अब इनसे, तो अब फिर से डीएलएड और बीटीसी वाले बीएड की साइड होने लगे कि उनका भारांक कम किया जाए। तो एक केस और फाइल हुआ जिसमें उनके भारांक को लेकर किया गया। और एक पॉइंट इसमें और था कि जो 69,500 और 68,500 जो 68,500 जो वैकेंसी आई थी उसमें जो मेरिट रखा गया था, उसमें मेरिट का जो एक रिटर्न टेस्ट जिसको सुपर टेट भी बोला गया था, 40 से 45% पर उसको क्वालिफाइंग रखा गया था। लेकिन जो 69,000 वैकेंसी आई उसमें बिना किसी सूचना के उसको 60 से 65% कर दिया गया। इस चीज़ को लेके भी रिट पिटीशन हुई थी कि जो ये भारांक है ये बिना सूचना के एक साथ इतना क्यों कर दिया गया। इस प्रकार से ये हाई कोर्ट से केस चलते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे और ये सभी टैग होते चले गए केस, एक दूसरे के साथ सभी केसेस टैग होते चले गए। तो जो 69,000 वैकेंसी थी उसमें जो विज्ञापन के समय जो 1981 की नियमावली के तहत जो प्रावधान थे उनको सरकार ने कुछ टाइम बाद, विज्ञापन के कुछ समय बाद जारी किया था और उसको बैक डेट से शुरू करने का आदेश दिया था। लेकिन अब इसके खिलाफ जो याचिका दायर हुई उसमें उसके खिलाफ में, क्योंकि वो पॉइंट तो बनता था कि बाद में जो विज्ञापन के बाद किया गया है, लेकिन सारी प्रक्रिया को जब देखा गया, उसको समझा गया, तो सरकार अपनी बात को स्पष्ट करने में सफल रही। उसने जो 1981 की नियमावली होती है, शिक्षक नियमावली, उसके तहत ही सारे कार्य कर रखे थे, एक भी कार्य उससे अलग नहीं था। उसने पूरे प्रावधान के साथ इस प्रक्रिया को आगे किया था। भर्ती में कोई भी ऐसा नहीं था जिसमें आप कंट्रोल बेसिक एजुकेशन द स्टेट ऑफ यूपी सेक्शन 19 ऑफ द 1972 एक्ट ऑथोराइज द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट द यूपी बेसिक एजुकेशन टीचर सर्विस रूल्स 1981, जिसका हम अभी बात कर रहे थे। रूल्स ले डाउन, यानी वो ले डाउन कर सकती है सोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर। द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एक्ट 1993 NCTE एक्ट वाज एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट फॉर प्लान एंड कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट फॉर, यानी कि वहाँ पर NCT को भी एम्पावर्ड किया गया कि वो भी जो उसमें है ले डाउन कर सकती है, यानी जो क्वालिफिकेशंस है उसको अप डाउन कर सकती है।
तो एनसीटी में उन्होंने मान्यता दी थी कि बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पर किया था। तो इन शॉर्ट हम कहना चाहें तो सीधी सी बात ये है कि यहाँ पर जो केस डला है, उत्तर प्रदेश में जो केस डला है, वो डला था कि विज्ञापन से पहले वाला, कि विज्ञापन से पहले उन्होंने इस चीज़ को क्लियर नहीं किया था एनसीटी की, और जो 1981 की नियमावली में प्रावधान है, लेकिन सरकार ने उन्हें किया, बाद में किया और बैक डेट से लागू किया। उसमें कहीं पर भी 1981 की नियमावली का विरोध नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को देखा, उसको परखा और पाया कि सरकार के द्वारा कहीं भी एनसीटी की या 1981 की शिक्षक नियमावली या एजुकेशन एक्ट 2009 इनमें से किसी भी के नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। तो इस पर क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट टर्म्स एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ टीचर, ये क्लियर यहाँ पे, एनी पर्सन प्रोसेसिंग सच मिनिमम क्वालिफिकेशन एज ले डाउन बाय एन एकेडमिक नोटिफिकेशन, इसमें 40वां पॉइंट भी देखिए आप, बाय नोटिफिकेशन डेटेड 21/3/2010 द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन 23 ऑफ द आरटी एक्ट ऑथोरिटी। यानी उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की, और शॉर्ट में इतना था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उनको सही करार मानते हुए इस प्रक्रिया को आगे करने की अनुमति दी। हम कह सकते हैं कि यह 69,000 भर्ती हुई ही तब थी जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जजमेंट आ चुका था कि आप भर्ती कर सकते हैं, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप सभी समझ गए होंगे कि इसमें दोनों बातें होती हैं कि अगर भर्ती को माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखते हुए कि अंतिम फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का होगा, इस प्रकार से रख के प्रक्रिया करके जब भर्ती की जाती है उसमें खतरा होता है। लेकिन जहां पर पहले ही जजमेंट आ गया और उसने बिल्कुल साफ गाइडलाइन दी हैं कि आप भर्ती कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, कैसा भी वैधानिक या नियमावली का विरोध नहीं है, यानी कि 69,000 वाले बिल्कुल सेफ हैं। इसीलिए हमने पहले पूरी बैकग्राउंड को समझाया ताकि आप समझ सके कि ये केस कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और कब प्रॉब्लम क्रिएट होती है और कब नहीं होती है। अगर आपकी भर्ती में, आपके विज्ञापन में, आपके रिक्रूटमेंट लेटर या आपके अपॉइंटमेंट लेटर पर भी ऐसा कुछ होता कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो माननीय कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन होगी तो आपको प्रॉब्लम होती, लेकिन आपका तो केस पहले ही क्लियर हो गया था। बस इसमें एक पॉइंट बचता है ब्रिज कोर्स का, कि अगर सरकार ने पहले ही कह दिया कि उनको जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको सीधे हम एज ए असिस्टेंट टीचर नहीं लगा सकते, ये एक पॉइंट है क्योंकि उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो टीजीटी के अकॉर्डिंग है। तो सरकार ने इसके उसमें रिप्लाई दिया था कि हम बीएड कैंडिडेट्स को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराएंगे, वो भी 2 साल के अंदर, तो वो वहाँ पर एक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो जब बीएड अभ्यर्थी को वहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा तो वो एज ए असिस्टेंट टीचर नहीं, एज ए ट्रेनी किया जाएगा, और एज ए ट्रेनी वो 6 महीने रहेंगे और आफ्टर देन वो एज ए असिस्टेंट टीचर वहाँ पर वर्क करेंगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई थी उसमें बीएड वाले बिल्कुल सेफ हैं, और इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो भी, चाहे वो बीटीसी है, डीएलएड है, जो भी हैं, मुझे लगता है उन सभी को ये मैटर बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि क्या मैटर था और क्या नहीं है। इसलिए आप र्यूमर से बचें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपको लगता है कि आपको लेटर की पूरी कॉपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पीडीएफ के रूप में से ड्राइव पर डाल के आपके साथ शेयर कर दूंगी। वंस अगेन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।